ओके तो लास्ट ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। सुनो भाई सारे के सारे, आज हमें बीआरएच स्टार्ट करना है। आसान सा टॉपिक है, ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। दो तीन चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, दैट इज कि आपको ना कैश बुक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैश बुक में किसी को कोई दिक्कत है? देखो चैप्टर का नाम अगर देखा जाए बड़ा अच्छा सा है, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। स्कूल में अगर ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, अगर नहीं हुआ है अच्छी बात है, और अगर हो चुका है तो कुछ तो बातें समझ में आई गई होंगी, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने स्कूल में सुनी तो होंगी लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आज कनेक्ट कर जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो देखो क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपको इसमें दो चीजों के बारे में तो बड़े अच्छे से पता है। कौन कौन सी चीजें आपको अच्छे से पता है? आपको बैंक के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि बैंक क्या होता है, और बैंक से जो स्टेटमेंट मिलती है ना उसके बारे में भी अच्छे से पता है कि क्या होता है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आपके बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है उस पैसे की एक स्टेटमेंट अगर बनाई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। और रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमें नहीं पता, तो इसका मतलब होता है भाई सिंपल सी लैंग्वेज में विच इज मैचिंग। रिकॉन्सिलेशन मतलब क्या होता है? मैच कराना, मैचिंग कराना। अब मैचिंग कराने के लिए भाई देखो दो चीजों का होना जरूरी है, दो चीजों में से एक चीज सामने नजर आ रही है विच इज बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास क्या मिलेगी? तो यहां पर मुझे क्या करना है? मुझे मैच कराने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए कैश बुक का कौन सा बैलेंस? बैंक बैलेंस। जब हमने कैश बुक बनाई थी तो कैश बुक मैंने आपको दो तरीके की कैश बुक बनाई सिखाई है, पहली सिंगल कॉलम और एक डबल कॉलम। तो मुझे यहां पे किस पे फोकस करना है? कैश बुक के केवल और केवल कौन से कॉलम के ऊपर? बैंक वाले कॉलम के ऊपर। अब इसको मुझे मैच कराना है किसके साथ? पासबुक के बैलेंस के साथ। अब पासबुक में भी ना क्या रिकॉर्ड होता है आपका? बैंक बैलेंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा किस किसके मम्मी पापा के पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है? एसबीआई का अकाउंट देखा सबके पास होगा। अब एसबीआई के बैंक अकाउंट में ना जितने भी हम आसपास जाते हैं हमें ना एसबीआई से ना एक पासबुक मिलती है। पासबुक देखिए रेक्टेंगल शेप में होती है ऐसी करके, ठीक है, बीच में से उसका पार्टीशन होता है, ठीक है। अब ये पासबुक आप बैंक में लेके जाते हो, क्या इसका काम क्या होता है? इसके अंदर आपके बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड रहेगा। बैंक में जैसे ही पैसे जमा होंगे तो क्या लिखा आएगा? प्लस। बैंक में जैसे ही आपने पैसे निकाल लिए तो क्या लिखा आता है स्टेटमेंट के अंदर? माइनस। अब ये प्लस माइनस लिख के नहीं आता उसके अंदर, उसमें लिख के आता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब अगर आपने पैसे बैंक से निकाले तो पैसा क्या होगा? वहां पे क्रेडिट होगा, और बैंक में पैसे डाल दिए तो क्या होगा? क्रेडिट। और निकल गए पैसे मतलब कट गए पैसे तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे दो तीन चीजें मुझे समझनी है। क्या समझना है मुझे यहाँ पे? ठीक है, देखो उस वाले रूम में देखो भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये कैश बुक कौन बनाएगा? कैश बुक, कैश बुक कौन बनाएगा? कैश बुक बनाएगा प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस अकाउंटेंट। भाई हमारे बिजनेस में हमने किसी न किसी को अकाउंटेंट रखा हुआ है ना कोई तो अकाउंटेंट हमारे पास है। उस अकाउंटेंट को हम क्या बोलते हैं? कि भाई हमारी कैश बुक मेंटेन कर, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिकॉर्ड करता रहे कहां पे? कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में। पैसा आएगा तो जमा कर देना कैश बुक में, जाएगा तो कैश बुक में माइनस कर देना, ऐसे करता है वो भी, हमने सीखी है बनाना, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ये कौन बनाएगा? पासबुक कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय बैंक अकाउंटेंट। देखो बैंक में भी तो अकाउंटेंट ही बैठा हुआ है, ठीक है। आप जाके चेक जमा करके आ रहे हो तो चेक कोई ना कोई तो लेता ही है ना हमसे। पैसे जमा कराने गए पैसे भी तो कोई ना कोई ले ही रहा है ना। और फिर पैसे लेने के बाद वो काउंट करेगा, काउंट करने के बाद क्या करेगा? कंप्यूटर में एंट्री डालता है, आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देगा, पैसे अपने पास रख लेगा, या चेक जमा कर देगा, चेक अपने पास रख लेगा, ऐसे होता है ना। तो वहां पे भी तो कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक के पास पहुंचेगी, मतलब बैंक के अकाउंटेंट के पास पहुंचेगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां रिफ्लेक्ट करेगी? वो पासबुक के अंदर। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट के पास आती है तो वो उसे कहां रिकॉर्ड करेगा? सिंपली कहां पे? कैश बुक में बैंक वाले कॉलम के अंदर। ये क्लियर है हमारे को सारी चीजें? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अब मुझे ना दो तीन चीज समझनी है, दैट इज पहला पॉइंट मुझे यहां पे थोड़ा सा
ध्यान रखो, दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या होता है? तो कैश बुक के दो ही बैलेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव बैलेंस और एक होता है नेगेटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं और नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? तो पॉजिटिव बैलेंस को बोलते हैं हम डेबिट बैलेंस, है ना, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस को मैं फेवरेबल बैलेंस बोलूं तो भी ठीक है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा बैलेंस जो मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में मतलब पॉजिटिव है ना। और अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं कैश बुक में? दैट्स अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को अगर अनफेवरेबल बोला जाए तो भी ठीक है, अनफेवरेबल बोलूं, या फिर मैं इसे एक और बोल सकता हूं विच इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये भी ठीक है। ये क्लियर है? तो अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसके तीन नाम होते हैं, क्या क्या? क्रेडिट बैलेंस, और एक आपका अनफेवरेबल बैलेंस, दूसरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और अगर पॉजिटिव है तो एक ही नाम होगा, दैट इज डेबिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस, एक ही चीज है। ठीक है, ये दोनों क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद सेकंड जो दूसरा आपको बैलेंस मिलेगा वो किसका बैलेंस मिलता है? वो मिलता है बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, एक बात बताओ, पासबुक में जो बैलेंस रिफ्लेक्ट किया जाता है वहां पर भी दो बैलेंस मिलेंगे, एक होगा जो हमारे फेवर में होगा और एक होगा जो हमारे अगेंस्ट होगा, मतलब अनफेवरेबल होगा। दैट मींस एक होगा पॉजिटिव बैलेंस और एक होगा नेगेटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिले? कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? ये होता है एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, उल्टा मतलब पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है बैंक के अंदर, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके का फेवरेबल बैलेंस, कि भैया ये बैलेंस हमारे फेवर में काम कर रहा है, दैट मींस ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस, दैट मींस अनफेवरेबल बैलेंस, ये हमारे फेवर में नहीं है। और या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? ओवर ड्राफ्ट बैलेंस, जैसा हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस को डेबिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट या फिर फेवरेबल बैलेंस। इट इज जस्ट लाइक जैसे अभी आपके पापा के अकाउंट में पैसे आते हैं, सैलरी आती है, तो सैलरी आते टाइम क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज सो एंड सो। दैट मींस क्या है कि बैंक पैसे बढ़ा रहा है ना। तो बैंक ने पैसे बढ़ाए तो क्या किया? क्रेडिट किया। और बैंक अगर पैसे काटेगा तो क्या लिखा आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ठीक है, आप दुकान पे शॉपिंग करने गए, भाई यूपीआई से पेमेंट मार दी, पेमेंट जैसे ही मारोगे वैसे ही क्या आता है? एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय बाय 100 रुपीज, 100 रुपए सामान कुछ खरीदोगा। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? कि पैसे काटे गए हैं, तो वो क्या आपका नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। देन तो ये चारों चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में ना ये समझ के चलनी है अच्छे से। अच्छा, कोई बताएगा कैश बुक के अंदर ये डेबिट प्लस क्यों होता है और क्रेडिट माइनस क्यों होता है? कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस प्लस होता है, क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, बिकॉज कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। और हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हमारा क्या एक तरीके का एसेट्स, और एसेट्स का डिफॉल्ट क्या होता है? डेबिट, और नेगेटिव क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन पासबुक कौन बनाएगा? पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। और बैंक जो पासबुक बना रहा है उसके अंदर किसका डाटा रिकॉर्ड कर रहा है? वो अपने कस्टमर का। हम सारे कस्टमर ही तो है बैंक के, है ना। और हमारा पैसा बैंक ने रखा हुआ है, क्या वो पैसा बैंक का है? वो पैसा हमारा है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो वो एक लाइबिलिटी होती है ना, क्योंकि लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट वो हमें दे रहा है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट, और घटती है तो क्या होती है? डेबिट। दैट्स ओनली द रीजन कि पासबुक के अंदर जो बैलेंस होता है ना वो नेगेटिव चलता है, बिकॉज पासबुक में लिखा हुआ पैसा वो बैंक का नहीं है, वो हमारा पैसा है। ठीक है, और हम बैंक के कस्टमर हैं, तो जितना पैसा हम बैंक में जमा करते रहेंगे उतना क्या होगा? बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती रहती है। और बैंक की जितनी लाइबिलिटी बढ़ेगी वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, दैट मींस हमारा पॉजिटिव बैलेंस बढ़ेगा। और बैंक की लाइबिलिटी कम होती है मतलब पैसा बैंक से कट रहा है, तो बैंक अपना फायदा देखेगा। बैंक ने क्या किया? पैसा काट लिया तो डेबिट होगा, तो इसलिए उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए वो क्या करता है? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता है। देन सो दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर ना हमारा क्रक्स क्या है? ये तो मैंने बताया थ्योरेटिकल सेक्शन। इस पूरे चैप्टर में जो आपको सीखने को मिलेगा दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर थ्योरी अवेलेबल ये वाली है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कैश बुक के अंदर डाटा है ये किसका है? ये जो डाटा कैश बुक में बनाया जा रहा है, बैंक का कॉलम बनाया जाता है, वो किसका बैंक बैलेंस है?
कंपनी का बैंक बैलेंस है। पासबुक के अंदर जो बैलेंस बनाया जाता है वो किसका बैंक बैलेंस है, वो भी हमारा ही है। मतलब देखो दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं ना, चाहे यहां पे डाटा रिकॉर्ड किया जाए चाहे यहां पे डाटा रिकॉर्ड किया, दोनों लोग एक ही चीज को मेंटेन कर रहे हैं। मैं भी एज एन अकाउंटेंट बिजनेस का ही अकाउंट मैनेज कर रहा हूं कि भाई बिजनेस में कितने पैसे डाले गए कितने निकाले गए। पासबुक के अंदर जो बैंक में अकाउंटेंट बैठा है वो भी हमारे बिजनेस का ही अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो दो लोग अलग अलग जगह बैठकर एक ही काम कर रहे हैं, तो एक बात तय है कि दोनों का बैलेंस मैच होना जरूरी है, ये मानते हो? ठीक है, अगर मेरा बैलेंस मतलब जो कैश बुक का अंदर बैलेंस दिखाई दे रहा है वो बैलेंस, लेट सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को बिजनेस में मैंने कितना डाल दिए 1 लाख रुपए। तो जैसे मैंने 1 लाख रुपए डाले, मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में 1 लाख रुपए प्लस कर दिया कि भैया मेरे कैश बुक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कैश बुक में बैंक कॉलम के हिसाब से बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ये क्लियर है? अब जैसे मैंने डाला और सेम डेट पर मैं कहां चला गया, बैंक में गया और अपनी पासबुक में एंट्री करा के लेके आया, तो पासबुक में कितना बैलेंस दिखाई देगा, सेम 1 लाख रुपए, क्योंकि वो भी सेम चीज मेंटेन कर रहा है, मैं भी सेम चीज मेंटेन कर रहा हूं, डेट भी सेम है, डेट सेम अगर ये वाली है और दोनों में केवल एक ही ट्रांजैक्शन हुई है तो दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है। तो एक बात बताओ, 1 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक बैंक में जितनी भी घटनाएं घटेंगी प्लस माइनस करते 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 करते, क्या ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में जो बैलेंस आएगा कैश बुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से वो सेम आना जरूरी है? जैसे कैश बुक के हिसाब से मान लो 1 महीना खत्म होने के बाद पैसे बचे 1,24,000 रुपए, तो ये भी कितना आना चाहिए, 1,24 ही आना चाहिए ना, इसमें कोई डिफरेंस आना जरूरी है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डिफरेंस आएगा तो दिक्कत है। और वही दिक्कत को दूर करने का या सर्च करने का काम हम किस चैप्टर में करते हैं, इस चैप्टर में करते हैं। ठीक है, अगर ये मैच कर रहा है दोनों चीजें, मैंने 30 तारीख को अपना कैश बुक बनाया, कैश बुक बंद कर दिया, बैलेंस सीडी निकलता है, बैलेंस सीडी निकाला मैंने कितना 1,24,000 रुपए, मैं गया बैंक 30 तारीख को भग के, बैंक में जाके पासबुक में एंट्री करा ली, पासबुक में जब एंट्री कराई तो वहां पे क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है 30 तारीख को 1,24,000 रुपए। क्या मुझे इस लेवल पे बीआरएस की जरूरत है? नहीं, दोनों मैच हो गए, काम भी बीआरएस का ही मैच ही तो कराना है, तो यहां पर मैच अगर हो चुका है तो बीआरएस की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। बीआरएस की जरूरत कब है? बीआरएस की जरूरत तब है जब यहां पर मान लो आप पासबुक लेके गए और पासबुक का बैलेंस दिखाई दे रहा है 1,20,000 रुपए, डिफरेंस आया, तो भैया ये जो डिफरेंस आ रहा है 4,000 रुपए का, ये 4,000 रुपए कहां गए? ठीक है, इस 4,000 रुपए को सर्च किया जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे लेवल पर तुम्हें सर्च नहीं करना, तुम्हें वो सर्च करके देगा ये दिक्कत क्यों आई है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे महीने में डिफरेंस का रीजन बनती हैं। अब डिफरेंस का रीजन क्या क्या हो सकता है, अच्छा ये मान लो ये हो सकता है ना, ऐसा ऐसा हो सकता, पॉसिबिलिटीज हैं, देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन है इन चीजों के पीछे। तो भाई एक बात करते हैं इनके पीछे रीजन क्या है। तो देखो, रीजन फॉर डिफरेंसेस, रीजन फॉर डिफरेंसेस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, तो देखो हमने अगर डिफरेंस आया तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई, कैश बुक में रिकॉर्ड करने का टाइम, पासबुक में रिकॉर्ड करने का टाइम अगर वो अलग अलग है तो डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। ठीक है, कैसे डिफरेंस आ सकता है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास हो सकता है क्या, कि भाई मैंने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर्ड। अब एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहां पर मैंने 29 अप्रैल को क्या किया है, एक चेक डिपॉजिट कराया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक चेक डिपॉजिट कराया और जिसका अमाउंट है कितने रुपए का, 1,000 रुपए का एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं चला गया सीधा कब, 30 तारीख को बैंक में गया अपनी स्टेटमेंट निकालने के लिए। तो कितने चांसेस हैं, अच्छा जब मैंने चेक डिपॉजिट कराया होगा
तो क्या ये एंट्री मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करी होगी? मैंने अपनी कैश बुक में से प्लस कर दिया होगा 29 तारीख को ही चेक जमा कराते ही, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आती है, क्वेश्चन में लिखा होता है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, क्या करोगे आप? 29 तारीख को ही जिससे चेक लिया उसका चेक उठा के बैंक में प्लस कर देते हो। अब यही कर देते हैं हम कैश बुक के अंदर। ठीक है, देखो थोड़ा सा ना बेस कैश बुक वाला काम आएगा इसमें, कि कैश बुक जब मैं आपको करा रहा था तो मैं इसी थोड़ा जोर दे रहा था कि कैश बुक में बैंक वाले कॉलम पे फोकस करेंगे बस, कि तुमने चेक लिया और जमा करा दिया। जमा कराने से तुमने तो रिकॉर्डिंग कर ली, कहां पर? कैश बुक में। अब जब तुम 30 तारीख को गए अपने पासबुक में एंट्री कराने, तब आपको पता लगा कि ये वाला जो 1000 रुपए का चेक है ना, ये बैंक की पासबुक में अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्या अवेलेबल होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, कि मैंने चेक जमा कर दिया, बैंक को तो प्लस करना चाहिए। बट एक बात बताओ, क्या लगता है बैंक के पास तुम अकेले कस्टमर हो? तुम बैंक बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक में आपने चेक जमा कराया, चेक जमा कराने के बाद वो कहां जाता है? प्रोसेसिंग में चला जाता है। प्रोसेसिंग में मतलब आपने चेक दिया, चेक देने के बाद दूसरा बंडल, जो भी चेक ले रहा है आपको बंडल बना के रखेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगले दिन वो बंडल खुलेंगे सारे के सारे, फिर देखा जाएगा हाँ भाई किस किस के चेक आए हैं। चेक आने के बाद वेरीफाई किया जाएगा, भाई जिसका चेक है उसके अकाउंट से फोन करके पूछा जाएगा, भाई बताओ भाई इस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। वो बंदा बोलेगा हाँ पैसे हैं, वो बोलेगा ठीक है पैसे हैं, एक काम करते हैं मैं ये चेक आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस चेक के पैसे आप वहां से आप कैंसिल करो, माइनस कर दो, मैं यहाँ पे इसके अकाउंट में पैसे प्लस कर देता हूँ। इस पूरे ड्यूरेशन में टाइम तो लगेगा ना, 3 से 4 दिन लगेंगे। और अगर बीच में मान लो सैटरडे संडे आ गया, वो भी गया, तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन का टाइम पकड़ के चलते हैं, लगेगा। तो जो चेक मैंने यहां पे जमा कराया था 29 तारीख को, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये अगले जाके, अगर मैं पकड़ू 3 दिन, 30, 1 और 2, तो अगले महीने की 2 तारीख को जाके इस 1000 रुपए को बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा? होगा ऐसा? तो बैंक ने इस ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड किया? 2 तारीख को अगले महीने बैंक ने क्या कर दिया, इसे प्लस कर दिया। तो इससे डिफरेंस क्रिएट हुआ, हो नहीं? ये डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने, डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारा काम। एक डिफरेंस हो सकता है कि चेक हमने जमा किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, और कोई डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस किस वजह से? टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। एक और डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, एक होता है कि मैंने चेक दिया किसी को, चेक क्या लिखा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब बताओ क्या होगा, कि भाई मैंने किसी को चेक दिया, अब मैंने अगर किसी को चेक दिया तो एज एन अकाउंटेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा। और क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं, कि मैंने मान लो यहां पर इस तारीख को, मैंने 21 तारीख को 21 तारीख को अप्रैल के अंदर किसी को चेक दिया, चेक इश्यूड, जिसका अमाउंट लेट सपोज 2000 रुपए का है। ठीक है, ये चेक मैंने दिया, तो मैं अपनी कैश बुक में इसे किस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा? प्लस करूंगा इसका पैसा, माइनस करूंगा? अबे चेक इशू का मतलब होता है चेक देना, चेक देना मतलब पैसे देना। तो मैंने अपने कैश बुक में से क्या किया, 2000 माइनस कर दिया, ये सोचते हुए कि भैया ये बंदा सीधा बैंक ही जाएगा और पैसे ले लेगा अपने बैंक से, यही सोचा मैंने। ठीक है, अब चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? 3 महीने की। जिस बंदे को मैंने चेक दिया, इस सुस्त इंसान कहते पैसे की जरूरत तो अभी है नहीं, कौन बैंक जाएगा, मरा मरा छोड़े काम कर, अभी भरपूर पैसा पड़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ी तब जमा कर देंगे, 3 महीने का टाइम है। इस बंदे ने चेक जमा ही नहीं करा। चेक जमा करने मतलब क्या, बैंक लेके गया ही नहीं। जब ये बैंक ये वाला चेक लेके गया ही नहीं, तो क्या बैंक को पता लगा कि मैंने ऐसा कोई चेक दिया है? तो क्या इस चेक को बैंक हमारी पासबुक में माइनस करेगा? जब वो अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजैक्शंस जो 2000 की माइनस मैंने कर ली है, ये बैंक में माइनस हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। मान लो ये बंदा 1 महीने के बाद बैंक गया, यहाँ पे इसको 20 तारीख को अगले महीने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, और ये 20 तारीख को गया 20 तारीख को मई में, और इसने ये चेक जाके बैंक में दिखाया और बैंक से पैसे ले लिए। तो बैंक इस ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करेगा? जब बैंक को पता लगेगा। तो बैंक ने क्या किया, पासबुक में माइनस कर दिए कितने रुपए, 2000 रुपए, लेकिन माइनस कब किए, क्या किए, नहीं कहां किए, यहां किए। तो डिफरेंस आ रहा है टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग में। आपको बस ये डिफरेंस ही सर्च करना है। क्या आपको ये समझ में आया कि मैं ये प्लस और ये माइनस कैसे लगा पा रहा हूं? क्या ये समझ में आता है? देखो, अगर इतना समझ में आता है ना, तो लिटरली इस पूरे चैप्टर में आप आराम से क्वेश्चन कर जाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेनली इस चैप्टर में प्रॉब्लम बच्चों को आती है
जब वो लैंग्वेज को क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज लैंग्वेज इस पूरे चैप्टर की ना बैंक वाली है, बैंकिंग लैंग्वेज है। आपको ड्रॉन, इश्यूड, डिपॉजिट, डिसऑनर, इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दो तीन बातें आपको समझ में आती है कि कौन कहां रिकॉर्ड करेगा, बस ये पकड़ना है आपको। किसने रिकॉर्ड किया, क्या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, अब कैश बुक में कौन रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। पासबुक में कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक रिकॉर्ड करेगा। तो आपको बस इतना पकड़ना है कि किसने रिकॉर्ड किया और कहां रिकॉर्ड किया, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आता तो हमारा काम हो जाएगा। चलो जी, अब आ जाओ एक और ऑप्शन के ऊपर। तो ये क्या था, रिकॉर्डिंग, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग की वजह से डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस किस वजह से आता है, तो दूसरा डिफरेंस आता है एरर या फिर ओमिशन। एरर एंड ओमिशन का मतलब क्या होता है, देखो आपने कोई चेक जमा कराया, तो आपने जब चेक जमा कराया तो आपने क्या किया, आपने गलती से, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज, लेट सपोज 1000 का चेक आपने जमा कराया, बट रिकॉर्डेड एज रुपीज 10,000। क्या ये गलती हो सकती है, 1000 रुपए जमा कराए लेकिन रिकॉर्ड कितने कर दिए, 10,000 रिकॉर्ड। ह्यूमन ही तो यार, गलतियां तो हम करेंगे ही। तो इस तरीके की गलती अगर हो गई तो डिफरेंस आएगा, 9,000 डिफरेंस आएगा। अब इस डिफरेंस की वजह से मेरा जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है, अच्छा कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा, कौन सा बैलेंस कम होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा, 9,000 रुपए का। और इसके कंपैरिजन में इसका बैलेंस 9,000 रुपए नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आता है, ठीक है। अगर ये समझ में आता तो हमारा काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। देन तो इस तरीके की गलतियां हो सकती है ना, कोई सी भी गलती, कैसी भी गलती, कहीं भी हो सकती है गलतियां, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। देन एरर हो गया। अच्छा ओमिशन का मतलब क्या हुआ, ओमिशन का मतलब होता है आप बैंक गए, चेक जमा करा के आ गए, लेकिन चेक जमा बैंक में आपने तो करा दिया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने की बारी आई कैश बुक में, वहां भूल गए आप, अदर काम आ गए आपके पास, बिजी हो गए काम में। तो हो सकती है ऐसी चीजें, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है भूलना, ठीक है। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, एक जगह रिकॉर्ड हो गया, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिफरेंस आएगा, बिल्कुल डिफरेंस आएगा। ऐसे डिफरेंसेस है। तो इस तरीके के ना आपकी बुक्स के अंदर कम से कम हर एक केस का, इस पूरे चैप्टर बताता हूं आपको करने के लिए, इस पूरे चैप्टर को करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। तरीका नंबर 1, जहां पर आपको ये 4 केसेस मिलेंगे, देखो 4 केस लिखवाए आपके आपके पास। ये है केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तुम्हारी बुक के अंदर ना अलग अलग केसेस के हिसाब से ना कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन में, हर एक केस के अंदर अराउंड ऑन एन एवरेज 14 से 15 पॉइंट अवेलेबल है। हर एक पॉइंट का ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है कि अगर ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ट्रांजेक्शन मिल जाती है तो इसे प्लस कर देना, ये ट्रांजेक्शन मिल जाती है तो माइनस कर देना। तो हर एक चीज के, हर एक पॉइंट के अराउंड 15-15 पॉइंट गिवन है चारों केसेस के, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 60। 60 के 60 पॉइंट याद करो, चैप्टर खत्म। एक तरीका, ठीक है, जहां पर क्या है, आप हर एक केस के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन गिवन है कि आपको ये वाला केस मिलेगा तो आपको इस केस में इस ट्रांजैक्शन को प्लस करना है या माइनस करना है, वो क्वेश्चन दे देगा आपको, पॉइंट में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। उसको याद करो एज पर द केसेस, 60 के 60 पॉइंट याद, आप रट्टा मार लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक केस क्या है आपके पास, एक मेथड आपके पास है जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे का बैक स्टोरी जान लो, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन के चलते कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है, बस ये जान लो, ठीक है। आगे जानने का मेरा मतलब क्या है, मेरा जानने का यहां पे सिंपल सा मतलब है कि आप बस ये लगाना सीख लो कि कहां पे किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में और पासबुक में क्या इंपैक्ट आएगा, कौन सी वैल्यू बढ़ेगी और कौन सी वैल्यू कम होगी। इतना समझ में अगर आ जाता है तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी सिखा रहा था मैं आपको भी कि मैंने चेक जमा किया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, यहां, तो मैंने प्लस कर लिया। लेकिन ये चेक बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक क्या करेगा, बैंक का वैल्यू तो इसके कंपैरिजन में ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस कर देंगे। ये प्लस माइनस लगाना सीख जाओगे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इतना सा काम आपको सीखना है बस, ठीक है भाई। तो चलो अभी हम ये काम करते हैं,
इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज आई एम डैम श्योर इतने सालों से ना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं दोनों केस बताता हूं आपको, सबको बताता हूं हर साल, ये तरीका और वो कॉन्सेप्ट वाला तरीका। हर बच्चा बोलता है सर ये वाला सिखा दो, ये नहीं करना, ठीक है। तो आज भी आई एम श्योर कि आप इसके साथ नहीं जाओगे, आप यहीं जाओगे, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे और इसी को ही फोकस करेंगे, यही सीखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे सीखना है, वो कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन क्या है, ठीक है। तो उसको समझेंगे। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो। इसका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आपको डील करना है क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार समझ लो। पहले जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ना दो तरीके से आप फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा फॉर्मेट हमेशा प्लस और माइनस वाला फॉर्मेट रहेगा, वो सिंपल रहता है थोड़ा सा हमारे लिए, तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अभी हम। देखो, जब कभी भी आप एक क्वेश्चन ये बीआरएस बनाओगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना बीआरएस हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है, ठीक है। तो बीआरएस जिस भी डेट पर बनाई जाएगी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स दिए हुए कुछ आपको, और आपको उस पर एक बीआरएस क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है आपको, एक बीआरएस क्रिएट करो। किसका, सुनील का। अब सुनील ये पर्सन मतलब ऑनर होगा हमारा, इसका बीआरएस क्रिएट करना है, और ये एज ऑन किस डेट पर क्रिएट करना है, दैट मींस 31 मार्च 2025। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब आप बीआरएस बनाओगे तो उस डेट पर आपको 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है ये। तो भाई 31 मार्च 2025 के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास आपका कैश बुक और पासबुक का सारा डाटा अवेलेबल है। मतलब आपने अपनी कैश बुक कंप्लीट कर रखी है अप टू 31 मार्च 2025, और अपनी पासबुक में भी एंट्री करवा रखी है, दोनों डिटेल आपके सामने है। अब आप क्या कर रहे हो, मैचिंग करा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा है, अप टू 31 मार्च 2025 तक आपका कैश बुक फुल्ली प्रिपेयर्ड है और आपका पासबुक भी फुल्ली प्रिपेयर्ड है। वहां पर उसके आगे वाली इंफॉर्मेशन क्या मिलेंगी आपको, नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने जो बीआरएस अवेलेबल जो बना रहे हो इस डेट तक का बना रहे हो, बस इस डेट तक। तो इसी डेट की इंफॉर्मेशन आपको यहां भी देखने को मिलेंगी, और इसी डेट तक की सारी इंफॉर्मेशन यहां भी मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को हर एक इंफॉर्मेशन इस डेट से पहले की मेरे काम की है, इस डेट से पहले की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे काम की है, मैं उसे प्रॉपर तरीके से एंटरटेन करूंगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन यहां भी रिकॉर्ड होनी चाहिए और यहां भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इस डेट के बाद की है तो वो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ना मेरी यहां रिकॉर्डेड होगी ना मेरी यहां रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है बस इसके अंदर। चलो अब आ जाओ सीधा फॉर्मेट के ऊपर। तो हम क्या बनाएंगे, हम यहां लिखेंगे सबसे पहले BRS, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो पूरा ही मेंशन करना फाइनल एग्जाम के अंदर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहां हम क्या लिखेंगे, एज ऑन 31/3/2025। देखो, सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम प्लस, थर्ड कॉलम ये वाला आपका प्लस का कॉलम हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को फ्रेम करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, क्या रिकॉर्ड करना है, बस मेरा बस उससे मतलब है, यहाँ रिकॉर्डिंग होगी हमारी, ठीक है भाई। चलो अब देखो, जब कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपका ना सॉल्यूशन जो है वो ये रहा, आपको मार्क्स इस वाले एरिया के मिलेंगे, लेकिन आपका सॉल्यूशन यहां से नहीं चलेगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन इसमें भरोगे वो यहां से नहीं भरने वाले। आप क्या करोगे, आप इसमें ना अपने साइड में एक वर्किंग्स का प्लेस आप बनाते हो ना एग्जाम के अंदर, साइड में कोई ना कोई वर्किंग एरिया होता है आपका, उस वर्किंग एरिया के ऊपर आप दो कॉलम क्रिएट करोगे, जहां पर एक में लिखोगे कैश बुक, एक में लिखोगे क्या, पासबुक। बस ये मेंशन करना है आपको, एक तरफ कैश बुक, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पासबुक, ठीक है। अब देखो पहला कॉलम क्या है तुम्हारे पास, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। नाउ मुझे एक बात बताओ, ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कभी भी गिवन करके ना दे तो हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही मानेंगे, बिकॉज इन जनरल मैक्सिमम लोगों का जो बैंक में अकाउंट है वो पॉजिटिव बैलेंस के अंदर होता है, तो इसीलिए हम इसे क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बैलेंस। तो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर किसका, कैश बुक। कितना दिया हुआ डेबिट बैलेंस में, 58,000 रुपीज। पहला पॉइंट तो आपको बिना इसकी हेल्प के क्रिएट करके लिख देना है हमेशा, ठीक है।
अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चेक आपने क्या किया है, इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, चेक इशू किया, किसने इशू किया, अकाउंटेंट ने। अब अकाउंटेंट ने चेक जब इशू किया तो पैसे दिए, तो वो रिकॉर्ड करेगा, कहां रिकॉर्ड करेगा, क्या रिकॉर्डिंग में डालेगा, प्लस या माइनस, पैसे कटे ना उसके, तो उसने क्या किया, यहां पर माइनस कर दिया। अच्छा ये आगे क्या लिखा है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको भी चेक दिया वो बंदा चेक लेके बैंक गया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस माइनस होगा, पॉसिबल ही नहीं है बैंक का बैलेंस माइनस, बैंक का बैलेंस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब मैं इसमें से प्लस यूज करूं या माइनस यूज करूं, वो मेरे लिए क्वेश्चन है। देखो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ, आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हो, आपको नोएडा जाना है, गूगल मैप पे अपना लोकेशन डाल दी, भाई मुझे नोएडा लेके जाना है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, तो आप कौन सी लोकेशन फॉलो करोगे, नोएडा की तरफ जाने वाली है, दिल्ली की तरफ जाने वाली, नोएडा की तरफ जाने वाली फॉलो करोगे, सेम यहाँ पर भी है। स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है, कैश बुक है, आपको जाना कहां तक है, पासबुक की तरफ जाना है, तो आप क्या फॉलो करने वाले हो, पासबुक वाला कॉलम। तो पासबुक कॉलम क्या बोलता है, प्लस, हम कहां डाल देंगे वैल्यू, प्लस वाले में कितनी वैल्यू है, 20,000 रुपए, तो 20,000 हमने कहां डाल दिए, प्लस में, ठीक है, उसमें डैश कॉलम। यहां क्या लिखोगे आप, पॉइंट नंबर 2 में यहां लिखोगे चेक आपने क्या किया है, इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में क्या रहेगा, यहाँ प्लस माइनस, ये क्लियर है, प्लस माइनस कैसे हुआ। चलो अगले पॉइंट में बताओ क्या लिखोगे आप, चेक आपने क्या किया, डिपॉजिट किया बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन बैंक ने उसे कलेक्ट ही नहीं किया, तो जमा किसने किया, हमने जमा किया, तो हम उसे प्लस कर देंगे, हम कहां प्लस करेंगे, यहां, लेकिन बैंक ने प्लस किया ही नहीं है, तो बैंक अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, माइनस करेगा। और कब तक रिकॉर्ड नहीं किया, 31, इस डेट तक बैंक में कोई एंट्री आई नहीं, तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव ही रहेगा ना, तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम पासबुक फॉलो कर रहे हैं, पासबुक क्या बोल रहा है, नेगेटिव, वैल्यू कहां डाल देंगे हम, नेगेटिव में, कितनी वैल्यू आ गई, 15,000। यहां क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट में, कि आपने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, आपने कलेक्ट ही नहीं किया बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, बैंक ने गलती से, बैंक हैड रॉन्गली डेबिट, बैंक ने गलती से 2,000 डेबिट करे। अच्छा ये बताओ, बैंक ने डेबिट करे तो बैंक ने पैसे काटे या दिए, बैंक ने डेबिट किया है तो बैंक ने पैसे काटे हैं, तो बैंक ने पैसे कहां काटे हैं, यहां काट दिए, कितने काटे, 2,000। आगे लिखा है विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च 2025, मतलब बैंक ने इस बैलेंस को ना प्लस भी कर दिया, लेकिन कब किया है वो, 31 मार्च के बाद किया है, स्टार्टिंग में समझाया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, 31 मार्च के बाद वाली एंट्री हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो बैंक ने ये वाला प्लस किया है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं, छोड़ दो इसे। अब डिफरेंस यहां माइनस है तो यहां क्या होगा, प्लस, क्योंकि ऐसी गलती हमने थोड़ी करी है, बैंक ने गलती कर रखी है, ठीक है, तो हमने ऐसी कोई गलती नहीं करी, इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 2,000 का, तो 2,000 रुपए नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में डाल देंगे हम भी। यहाँ क्या लिखोगे आप, बैंक रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, ठीक है, सारी एंट्रीज खत्म, डन, सारी एंट्रीज खत्म हो गई। अब क्या करोगे आप, प्लस माइनस लगाने के बाद एक लाइन छोड़ के इसको बैलेंस कर दो, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, वाली कितनी आ रही है, 78, ये भी कितनी आनी चाहिए, 78 आनी चाहिए, कितना डिफरेंस आ रहा है, 17,000 माइनस कर दो, कितना आ रही है वैल्यू, 61,000, तो ये 61,000 क्या होगा मेरा, दिस इज द लोकेशन जहां हम जाना चाहते थे, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, कौन सा बैलेंस है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये पॉजिटिव है बड़ी है ना, तो बैलेंस पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव बैलेंस कितना आ रहा था 78, नेगेटिव था 17,000, तो पॉजिटिव बचेगा। और पासबुक का पॉजिटिव कौन सा होता है, क्रेडिट, हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है, बस इतना सा काम करना है मुझे और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर 6 नंबर में आराम से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, तो आप आराम से फ्रेम कर सकते हो, ठीक है भाई, ये लिख लो, नेक्स्ट क्लास में इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।